हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का फिलर फॉर्म पे बहुत-बहुत स्वागत है। मैं रितु सिंह आप सभी का फिलर फॉर्म पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। गुड आफ्टरनून शाहीन, बबली, ज्योत्सना, स्वाति, राम परवेश जी, सभी को गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा एंड राधे राधे। कैसे हैं सभी और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? एक बार आप थोड़ा सा क्लियर कर देना कि मेरी वॉइस और वीडियो आप लोग के लिए सही है कि नहीं। गुड आफ्टरनून रुखसाना, गुड आफ्टरनून जानकी जी, सभी को गुड आफ्टरनून। एक बार आप लोग सभी बता दीजिएगा कि मेरी वॉइस और वीडियो आप लोग के लिए सही है, सब कुछ क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा सभी कि सब कुछ ओके है, तब फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी मैसेजेस आप लोग को मेरी लेट में आप लोग की मिलती है, तो थोड़ा सी जानकारी दे देते हैं आपको फिलर फॉर्म के बारे में। फिलर फॉर्म जो है हमारा ऐप, उसका आपका इंस्टाग्राम चैनल भी है और हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी। सब कुछ क्लियर है। थैंक यू बबली, रुखसाना, जानकी, सभी का। चलिए, तो ये जो हमारी क्लास का नया शेड्यूल है ये स्टार्ट होगा, ये आपका 12 दिसंबर से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। और क्लास की टाइमिंग आप देख लीजिए। और 3 पीएम पे, जैसे सीडीपी आपका कोई चेंज नहीं है सीडीपी में, तो सीडीपी की क्लास आपकी 3 पीएम पे चलेगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी कि सब कुछ सही है। गुड आफ्टरनून ज्योति, सविता जी, गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप सब बिल्कुल टाइम से आए हैं। मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी मेंबर्स, आप जो भी हो मेरे स्टूडेंट, सभी टाइम से जुड़ो, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, मेरे साथ रहो, तो मुझे भी अच्छा लगता है। आपको मोटिवेट करना मेरा कार्य है और मुझे मोटिवेट करना आपका काम है। कि आप सब टाइम से आओगे तो मैं भी मोटिवेट होती रहूंगी, मेरे बच्चे मेरे लिए वेट करते हैं। ठीक है, चलिए। और आपको जैसा कल भी मैंने बताया था, आज एक बार फिर से आप लोग को याद दिला दूं कि हमारी संडे को मैराथन क्लास चलेगी 5 आवर्स की, जिसमें हम सभी टीचर्स 1 बाय 1 आपको आके क्लासेस लेंगे। ठीक है, साइंस का 12 दिसंबर से चलेगा। ठीक है, साइंस का आपका 12 दिसंबर से 1 पीएम पे स्टार्ट होगा, यानी अगले मंडे से। तो संडे की मैराथन आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने ऐसी कोशिश की है कि आपके जितने पूरा सब्जेक्ट है, पूरा जितने सिलेबस में है, आपको पूरा उसको कवर कर ले। ठीक है, तो आप सभी उसमें क्लास में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए है, और जो इसकी स्टार्टिंग होगी 11 दिसंबर को 10 एएम से लेके 3 पीएम तक है। और 1 पीएम पे सीडीपी की मेरी क्लास रहेगी, 1 पीएम टू 2 पीएम, और 2 पीएम टू 3 पीएम ईवीएस की क्लास रहेगी आप लोगों की। ठीक है, हिंदी क्लास नहीं चल रही है, तो आरती मैम की कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल उनके लैपटॉप से, इसलिए उनकी कनेक्ट नहीं हो पा रहा, मे बी आज हो जाए। ये आपका 10 बजे से स्टार्ट होगा, सुबह में मॉर्निंग में 10 एएम से 3 पीएम। 10 एएम पे आपकी मैथ रहेगी, 11 एएम पे इंग्लिश रहेगी, और 12 पीएम पे आपकी हिंदी की क्लास होगी, 1 पीएम पे आपकी मेरी सीडीपी की रहेगी, और 2 पीएम पे आपकी ईवीएस की क्लास चलेगी 3 पीएम पे। ठीक है, हिंदी की क्लास का टाइमिंग भी चेंज होगा, 10 पीएम हिंदी है, बट मंडे से आई थिंक 9 पीएम से आपकी रात भी हिंदी हो जाएगी। ठीक है,
तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी आपके नए शेड्यूल में, आप लोगों ने देख लिया होगा। और जो संडे को वो आपकी दोपहर में 12 बजे हिंदी की क्लास होगी, ठीक है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन हम फर्स्ट देखते हैं और सभी लोग आंसर करिएगा। मैं चाहती हूँ जितने भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े, सब लोग गलत हो या सही हो सब आंसर करिए, और जो डाउट हो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी को पूरी तरह से उनके आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसका जो रीजन दिया गया है कि वंशानुगत कारक बच्चों के शारीरिक विकास के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। सही विकल्प चुनना है आपको। ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। थर्ड आपका है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। मराठी मराठी नहीं है क्या? मराठी नहीं है, ये हिंदी का है ज्योति। चलिए, delay in physical development of children can be attributed entirely to their genetic makeup. Of reason heredity factor are slowly responsible for physical development of children. Choose the correct option. Both A and R true is not A. R is the correct explanation of A. गुड आफ्टरनून। ओके, फर्स्ट का डी बोल रहे हैं। दे रहा है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी पूरी तरह से उनकी आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जो बच्चों की शारीरिक विकास है उसके लिए पूरी तरह से आनुवंशिकता दोषी होती है, और जो इसका रीजन दिया है कि वंशानुगत कारक बच्चों के शारीरिक विकास के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होती है। तो क्या ये दोनों सत्य है या असत्य है? हाँ, राधे राधे माही। तो ये जो कथन है ये दोनों असत्य है। पूरी तरह से आनुवंशिकता इसकी दोषी नहीं होती है, ठीक है। चलिए, और जितने लोग सही करते जा रहे हो अपने नंबर में +1 ऐड कर लेना, ठीक है ना। आज मैं पूरा स्कोर देखूंगी और किसी को बीच में टोकूंगी नहीं, लास्ट में मैं बात करूंगी। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स? रनिंग, वॉकिंग, स्क्रैबलिंग या जंपिंग। निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म मोटर यानी सूक्ष्म गतिक कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? दौड़ना, चलना, स्क्रबिंग यानी घसीटना, या फिर कूदना। आंसर नंबर 2 सभी आंसर करिएगा कि निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म मोटर कौशल के उपयोग के लिए उदाहरण है? दौड़ना, चलना, स्क्रबिंग यानी घसीट कर किसी चीज को अपने हाथ पैरों को घसीट के या खींच के करना, या फिर कूदना। इसका जो राइट आंसर होगा आपका स्क्रम्बलिंग होगा, ठीक है। फाइन मोटर की बात हो रही थी यहाँ पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which of these children would be in a middle childhood stage? आपकी पूछ रहा है कि जो मध्य बाल्यावस्था की एक विशेषता क्या है? A child who is beginning in imitate social role while engaging in make-up believe play. A child who has developed an understanding of the meaning of rules and can reason. A child who can hypothesize possible causes and accordingly design complex experiment. A child who is just beginning to show fine motor skills such as grasping a pencil and other such object. इसका हिंदी भी देख लीजिए। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बचपन के चरण में होगा? विशेषता आपके मध्य बचपन की पूछ रही है, यानी कि मिडिल चाइल्डहुड। एक बच्चा जो मेकअप प्ले में संलग्न होने के दौरान सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित की है और तर्क कर सकता है।
एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों को डिजाइन कर सकता है। एक बच्चा जो अभी-अभी सूक्ष्म मोटर यानी सूक्ष्म गति कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि पेंसिल को पकड़ना और इस तरह के अन्य वस्तुओं वाले कार्य। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी आंसर करिएगा। हाँ, हिंदी में भी दिखा दिया है रेखा। पूछ रहा है मध्य बचपन के चरण में क्या होगा? आपको क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने इसको 2 स्लाइड में लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी आंसर करिएगा। यस, थर्ड का जो है आपका बी स्टेज है, जो मिडिल एज है यानी बचपन अवस्था वाली अवस्था होती है, वो 6 से 12 वर्ष वाली जो अवस्था बाल्यावस्था की होती है उसके बीच में होती है। तो बच्चा क्या करता है, नियम अर्थ को समझना स्टार्ट कर देता है, तर्क भी करने लगता है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जितने लोग सही करते जा रहे हो अपने नंबर में +1 ऐड करते जाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। व्यवहार करने के लिए लिंग उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत सारे संकेत फिल्मों और विज्ञानों से आते हैं। यह समाजीकरण की डैश एजेंसी के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। ठीक है, lots of causes about gender appropriate ways of behaving come from films and advertisements. This highlights the role of dash as a dash agency of socialization. बहुत अच्छा, सब अपने नंबर प्लस करते जाना। ठीक है ना, जितने लोग आप लोग सही करते जा रहे हो। तो देखना कि व्यवहार करने के लिंग उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत सारे संकेत फिल्मों और विज्ञापनों से आते हैं। बिल्कुल सही बात है, यह सामाजिकरण की एजेंसी है। कौन सी एजेंसी है और इसकी भूमिका पर प्रकाश डालता है, तो वो क्या है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर करिएगा। बहुत अच्छा, सभी नए जोश के साथ सभी बिल्कुल सही आंसर करते जा रहे हो, अच्छा लग रहा है। तो हाँ, तो इसका जो है वो मीडिया है, और मीडिया क्या है, हमारी सेकंड एजेंसी है। ठीक, हाँ, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। The cognitive ability that come in pre-operational period is ability for abstract thinking, ability of goal-directed behavior, ability to take others' perspective, hypothetical deductive thinking. पूर्व परिचालन अवधि में आने वाली संज्ञानात्मक क्षमता क्या है? किसी चीज को अमूर्त करने की या अमूर्त रूप से समझने की क्षमता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने की क्षमता, दूसरों के दृष्टिकोण को लेने की क्षमता, हाइपोथेटिकल निगमनात्मक सोच। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी आंसर करिएगा। गुड इवनिंग दिलीप जी, आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सभी। 5 का सी बोल रहे हैं, ओके बी। बहुत अच्छा, सभी के जवाब मैं देख रही हूँ, होपफुली सभी बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। बहुत अच्छा, बी इज द राइट आंसर। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने की क्षमता होती है। ठीक है, जो भी गोल उनके डायरेक्ट सामने दिखता है इस अवधि में उसको वो टारगेट करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा हमारा बी होगा। दूसरों के दृष्टिकोण लेने की क्षमता इसमें नहीं होती। इस समय जो बच्चे करते हैं वो खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं और जो उन्हें सही लगता है उसी को वो सही मानते हैं। ठीक है, हाँ, तो जितने लोग सही कर रहे हो क्वेश्चन वो अपने +1 ऐड कर लेना, और नो चीटिंग। ठीक है ना, चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। टेस्ट फेयर है तो नंबर भी फेयर होने चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, और जहां आप लोग मोटिवेशन कम लगे ना, वहां पे कल की तरह आज भी हंस लेना, देखना सारे आंसर सही आएंगे। बहुत अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। अकॉर्डिंग टू प्याजे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू बी डैश एंड डैश। प्याजे के अनुसार एक शिक्षक के लिए डैश और डैश होना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होना महत्वपूर्ण है? गतिशील, लचीला होना, संरचित, कड़ा होना,
सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी होना, यांत्रिक या फिर व्यवहारवादी होना। बहुत अच्छा, फटाफट सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सॉरी मीन्स ये ना मराठी नहीं है, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज, क्योंकि आपको पता है कि मुझे भी यही 2 लैंग्वेज पता है, तो यही करा सकती हूँ मैं, ठीक है ना? बहुत सही, बहुत अच्छा सबका है, सभी अपने नंबर में +1 ऐड करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के विचार में अनुभूति भाषा से स्वतंत्र है। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास का मार्गदर्शन करती है। भाषा संज्ञानात्मक विकास की सुविधा प्रदान करती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। In the view of Lev Vygotsky, cognition is independent of language. Cognitive development guides language development. Language facilitates cognitive development. Cognitive development is not related to language development. बहुत अच्छा, सभी के नंबर भी मुझे शो हो रहे हैं और सभी अच्छा कर रहे हो स्कोर, और मुझे आशा है कि सब बहुत अच्छा करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 का फटाफट आंसर भी करते जाइए। ओके, प्रियंका का आंसर फास्ट आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा। राम परवेश जी +6, बहुत अच्छा। 7 का मिक्स आंसर आ रहे हैं, ठीक है। जो लेव वाइगोत्स्की जी ने जो दिया है, भाषा को इम्पोर्टेंट कहा है, तो भाषा जो क्या होती है, संज्ञानात्मक विकास को सुविधा प्रदान करती है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा हमारा सी होगा। तो जिनने सी आंसर किया है उसके +1 नंबर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में हम डाउट्स वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? कल्चरल टूल्स, सोशल इंटरेक्शन, इक्विलिब्रेशन या रिवॉर्ड। आपको इन चारों में से चूज करके बताना है कि राइट ऑप्शन क्या है, ठीक है। इसे हम हिंदी में भी देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास की सुविधा प्रदान करता है बच्चे में? सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, संतुलन और पुरस्कार। सही ऑप्शन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। शालिनी जी, आप अपने नंबर के आगे क्वेश्चन का भी डालते जाएंगे तो पता चलेगा कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन में आपको फर्स्ट में है थर्ड फोर्थ, सेकंड में है सेकंड थर्ड, या फिर फर्स्ट सेकंड, या फोर्थ में है फर्स्ट और थर्ड। इस तरह से आपको ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की जी ने संस्कृति को भी इम्पोर्टेंट माना है और सामाजिक संपर्क को भी इम्पोर्टेंट माना है। संतुलन की बात किसने कही है? जीन प्याजे जी ने। पुरस्कार की भी बात आपको पता है। रिवॉर्ड की किसकी बात की है? स्किनर ने, जो व्यवहारवादी थे, उन्होंने आपके पुनर्वलन की बात करी थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा थर्ड होगा। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, फर्स्ट एंड सेकंड दिया है, हाँ बहुत अच्छा। चलिए, तो जिन्होंने 8th का थर्ड आंसर किया है वो बिल्कुल राइट है, वो अपने नंबर में +1 ऐड कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। एक बाल केंद्रित कक्षा में सीखने में उत्तेजना प्रतिक्रिया संघों की जोड़ी द्वारा होता है, पुरस्कार और सजा पर निर्भर करता है, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होता है, पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्र की भूमिका निष्क्रिय है। एक बाल केंद्रित कक्षा में सीखने को किस तरह से देखा जा सकता है? आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। बहुत अच्छा, सभी अपने नंबर प्लस कर रहे हो, बहुत अच्छा।
क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िएगा। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम लर्निंग हैपेंस बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन depend on reward and punishment in co-constructed by teacher and student independent slowly on the teacher and students role in passive। बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर सभी कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा थर्ड होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज मुझे लग रहा है किसी को डर और किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही होगी, है ना? कल सब बहुत परेशान थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादे को अनदेखा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? विकल्प आपके कौन से स्टेज में आता है? बताना है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, गुड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन या सामाजिक अनुबंधन विन्यास। ठीक है, आंसर करिएगा सभी। At which stage of Lawrence Kohlberg's theory of moral development do children ignore the intention of other and instead focus on the fear of authority and negative consequence? ऑप्शन है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाला, या लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन या सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन। सभी 10 का ए बोल रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, यानी बजाय सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो दूसरों से डर के नहीं कर रहे हैं, दूसरों को चीजों को देख के बकायदे उससे होने वाले जो पनिशमेंट है ना उसको ध्यान में केंद्रित कर रहे हैं कि जो हम कार्य को गलत करेंगे तो उसके बदले हमें पनिशमेंट मिलती है, किसके द्वारा? समाज के द्वारा, है ना? वो अपने से बड़ों से डर के, वो आपके दंड और आज्ञाकारिता वो अपने से बड़ों जो भी होते हैं उनके घर में उनको रिलेट करके करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो दूसरों के इरादों को देखकर नहीं, यानी दूसरों से डर के नहीं, जो बजाय क्या है, जो अधिकार और जो नियम बनाए गए हैं उनसे वो डर के उस चीजों को करता है। ठीक है ना? बहुत मिक्स आंसर आ रहे हैं। एक्चुअली जब ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो मेरा भी फर्स्टली जो गया था उस पे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी कि डर से कर रहा है। बट जो इसका राइट आंसर में जो अगर मैं देखती हूँ तो आता है तो वो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी समाज में जो नियम बनाए गए हैं हम उन क्या करते हैं, उसमें एक डर की भावना होती है। गुड बॉय गुड गर्ल वाला तो वो तो होगा नहीं कि हम दूसरों की नजर में अच्छा बनने के लिए कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो सामाजिक अनुबंधन विन्यास होगा, यानी जो भी समाज में नियम और संरचना बनाई गई है हम उसके परिणामों को देखते हुए कि उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको समझते हुए नहीं, ठीक है ना? जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं उससे हमें क्या परिणाम मिलेंगे उसको नहीं, राइट लॉ के लिए लड़ना होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सामाजिक अनुबंधन विन्यास। डी इज द राइट आंसर। जब हम घर में किसी से डर के कोई चीज करते नहीं, ये हमें नहीं करना चाहिए, वो चीज नहीं है। ठीक है ना? इसमें जो बोल रहा है कि अदर एंड इंस्टेंट फोकस ऑन द फियर ऑफ अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी से फियर हो रहा है, जो हमारे समाज में जो नियम कानून बनाए गए उससे डर के कुछ कुछ चीजें कर रहे हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अपनी सोच को व्यक्त करने के लिए भाषा का धारा प्रवाह और लचीले ढंग से उपयोग करने की क्षमता हार्वर्ड गार्डनर डैश सिद्धांत में बुद्धिमत्ता की एक विशेषता है। अपनी सोच को व्यक्त करने के लिए भाषा का धारा प्रवाह और लचीले ढंग से उपयोग करने की क्षमता हार्वर्ड गार्डनर की किस बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है, आपको बताना है। The ability to use language fluently and flexibly of express one thinking is the characteristics of dash intelligence in Howard Gardner's theory. भाषाई होगा, प्राकृतिकवादी होगा, स्थानिक होगा या इंट्रापर्सनल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी आंसर करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है ना, जिन्होंने फर्स्ट आंसर किया है उनका सही है, यानी कि अपनी बातों को व्यक्त कर रहा, धारा प्रवाह बोल रहा है, यानी भाषा में जो उसकी पकड़ है वो मजबूत है। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने ऐसी विशेषता वाले रखने वाले व्यक्तियों को भाषाई कौशल में कहते हैं ना विशेष उपलब्धता प्राप्त रहती है इस चीजों पे। बस अभी डी क्यों बोल रहे हो, इंट्रापर्सनल यानी खुद की भावनाओं को व्यक्त करने में वो व्यक्ति ज्यादा सामर्थ्य होगा, वो इंट्रापर्सनल कहलाएगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या करा, अपनी सोच को व्यक्त करने के लिए भाषा का धारा प्रवाह और लचीले ढंग से उपयोग करने की क्षमता, यानी केवल अपनी सोच को भाषा के माध्यम से वो अच्छे से व्यक्त कर रहा है, धारा प्रवाह बोल रहा है, अच्छे से बातें कर रहा है। ठीक है ना, तो इंट्रापर्सनल नहीं होगा। क्वेश्चंस को कंफ्यूज करने के लिए इसीलिए रहता है। ओके, ये बोल रहे मेरा सही है, जय हो। ओके, चलिए तुक्का नहीं लगाइएगा, समझ के क्वेश्चंस को करिएगा। ठीक है ना, सभी लोगों ने अपनी सोच दिया, इसलिए सभी ने इंट्रापर्सनल दिया। केवल अपनी सोच को नहीं, भाषा में उसके क्या है, धारा प्रवाह है, रचयिता है, सभी को अपनी भाषा को अभिव्यक्त करने का होता है ना। कभी कभी हम अपनी फीलिंग्स बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बट हमें उसको एक्सप्रेस करने नहीं आता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो जिन्होंने ए आंसर किया है उसके +1 मार्क्स ऐड होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ क्लास। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए एक प्रभावी रणनीति नहीं है। ठीक है, किसी के मौखिक और गैर मौखिक संचार पर प्रतिबिंबित करना, मतभेदों को पहचाने और उनका सम्मान करें, विविध शैक्षणिक रणनीतियों का उपयोग करें, छात्रों में क्या कमी है उन्हें पहचान कर उसको सही करें। सविता लिख रही है मेरा सही है, हाँ बिल्कुल। चलिए, तो आपसे ये निगेटिव में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन क्लास। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए एक प्रभावी रणनीति नहीं है। चलिए जवाब आ रहा है 12 का ए, बाकी सब भी आंसर करते जाइए। यस, तो इसका क्या होगा कि फर्स्ट आंसर ही हमारा सही होगा। ठीक है, हाँ, किसी के मौखिक और गैर मौखिक संचार पर प्रतिबिंबित करे, ये एक प्रभावी रणनीति नहीं होगी। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपहार के रूप में गुड़िया मिलने पर 4 साल के राहुल ने कहा, मैं इसका क्या करूंगा। लड़के गुड़िया के साथ नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है। लिंग प्रासंगिकता, लिंग भेदभाव, लिंग रूढ़िवादिता या फिर लिंग समानता। बहुत अच्छा सविता, आपका +11 में चल रही हैं। ओके, देखते हैं। ऑन गेटिंग अ डॉल एज अ गिफ्ट फॉर 4 year old राहुल शेयर, व्हाट विल आई डू विथ दिस।
Boys do not play with dolls. What does this illustrate? जेंडर रिलीवेंस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर इक्विटी? हाँ, इसमें तो मोस्टली सभी का आंसर सही ही आएगा। यस, 13 का जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा, लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के मूल्यांकन के बजाय सीखने के लिए मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं को पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में मूल्यांकन को शामिल करें, केवल प्रत्यक्ष शिक्षा की विधि के माध्यम से ही शिक्षण को महत्व दे, प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच की तुलना पर जोर दें। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिएगा। हाँ, 13 का जो ऑप्शन था वो हमारा थर्ड ही था। थर्ड इज द राइट आंसर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी को दिख रहा होगा, तो फटाफट आंसर करिएगा। टू इंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग rather than assessment of learning, a teacher should असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होती है कि हम शिक्षण में जो दैनिक प्रक्रियाएं जो एवरीडे होता है, रोज होता है, उन सब को हम करते हैं। आवाज क्लियर नहीं है? सभी को आवाज आ रही है? साफ आ रही है मेरी आवाज? हाँ, बी इज द राइट आंसर। सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? थोड़ा सा मेरे घर पे काम चल रहा है, इसलिए हो सकता है आवाज में डिस्टरबेंस हो रही हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 2 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन कैन बी प्रमोटेड बाय आस्किंग क्वेश्चन सच एज। भैया ये वाला दरवाजा बंद कर सकते हो? ये वाला बंद कर सकते हो, शोर हो रहा है। ये वाला दरवाजा बंद कर देते तो शोर नहीं होता। हाँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू, क्लियर है आवाज। ठीक है, बच्चों में आलोचनात्मक सोच को इस तरह से प्रश्न पूछकर बढ़ावा दिया जा सकता है। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? त्रिभुज के 3 कोणों का योग क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। एक प्रयोग डिजाइन करें जो साबित करता है कि बीज को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। आलोचनात्मक सोच को टीचर को पढ़ाने के लिए किस तरह के प्रश्न देने चाहिए? ज्योति का +11। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। जब सभी ने डी ही आंसर किया है तो डी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा, सभी अपने नंबर प्लस करते जाना। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समावेशी, ये आपका क्वेश्चन है, एक समावेशी व्यवस्था को कैसे और किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? इन एन इंक्लूसिव सेट up dash make responsible accommodations as pre the needs of dash option। माता पिता, स्कूल, स्कूल छात्र, छात्र स्कूल, छात्र या शिक्षक। क्वेश्चन है कि एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार संयोजित होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 16 का सभी आंसर करिएगा। ओके, ज्योति +12। 16 नंबर क्वेश्चन का प्रियंका ने आंसर किया है डी।
तो इसमें जो होना चाहिए कि आपका छात्र को स्कूल को छात्र के अकॉर्डिंग करना चाहिए ना चेंज। बबली जी 17 क्वेश्चन नहीं चल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर अभी 16 चल रहा है। ठीक है, दिया है कि एक समावेशी व्यवस्था में डैश क्या होना चाहिए कि स्कूल को छात्र के अनुसार परिवर्तित होना है, ना कि छात्र को स्कूल के अनुसार। ठीक है ना, टीचर नहीं स्कूल और छात्र की बात हो रही है। तो राइट आंसर जो होगा वो हमारा सेकंड होगा, स्कूल को बदलना चाहिए छात्र के अनुसार। ठीक है, समावेशी शिक्षा में बी इज द राइट आंसर। तो इसमें बहुत मिक्स आंसर आए हैं, तो जिसके राइट है ना, जिन्होंने बी आंसर किया है उसी की वही अपने नंबर प्लस करना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Students having face persistence challenge in reading the text and comprehending the long passages। डैश वाले छात्रों को पाठ पढ़ने और समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लंबे अंशों को पढ़ने में उन्हें क्या होता है, कठिनाई होती है। तो ये कौन सी होती है, सेरेब्रल पाल्सी होती है, डिस्कैकुलिया होती है, डिसलेक्सिया होती है, या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिएगा। ओके हाँ, 17 का सभी का आंसर सही आ रहा है। तो पढ़ने में होगी परसिस्टेंट चैलेंज इन रीडिंग कॉन्टेक्स्ट, जो होगा वो हमारा डिसलेक्सिया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मान के ही चलना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट वाले ही सारे कर रही हूँ कि जिस जिस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आएंगे वही वही क्वेश्चंस को ज्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, वंचित और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा दें, छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करें, इन छात्रों को केवल एक अलग खंड में पढ़ाएं, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का उपयोग करें। ओके, जानकी जी बोल रही हैं +14 करिए, 14 प्लस। क्वेश्चन नंबर 18 सभी को दिख रहा होगा, तो आंसर करिएगा सभी। To address the learners for disadvantage and provides groups, a teacher should foster a sense of belonging among all students, highlight the weakness of student in front of all, teach these students in separate section only, use a standardized curriculum for all students। बहुत अच्छा, सभी का आंसर बिल्कुल राइट आया है। इसका जो आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसका जो आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। 90 नंबर के क्वेश्चन देखिएगा। विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को विकल्प प्रदान नहीं करना चाहिए। सामग्री की प्रस्तुति, संचार और अभिव्यक्ति, सूचना पर दृष्टिकोण शिक्षार्थियों की स्टीरियोटाइपिंग यानी रूढ़िवादिता पर नहीं करना चाहिए। इन अ क्लास हैविंग लर्नर विद डाइवर्जेंट नीड्स, अ टीचर शुड नॉट प्रोवाइड ऑप्शन। किस तरह का चीज उसको नहीं करना है, जहाँ पे विविध आवश्यकता वाले बच्चों की बात हो रही है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, जहाँ पे हर छात्र जो है अलग अलग क्षेत्र से आ रहा है, अलग अलग जगहों पे रह रहा है। ठीक है, आज सभी अपने स्कोर दिखाओगे, जब कल सभी के स्कोर गलत हो रहे थे, कल सभी नहीं दिखा रहे थे अपने स्कोर। हाँ, बहुत अच्छा। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा कि रूढ़िवादिता नहीं करना है शिक्षार्थियों के बीच में। हाँ, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा किसके संदर्भ में बढ़ावा नहीं दिया गया है? विकलांग की शिक्षा के बारे में बात कही गई है। Which of the following has not been promoted by National Education Policy 2020 in context of education
ऑफ स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटी, यानी जो विकलांग छात्र में है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किसके संदर्भ में बढ़ावा नहीं दिया है कि उपयुक्त बुनियादी ढांचा होना चाहिए, या फिर उनके लिए प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए क्या करना है, एक अलग से निजी शिक्षक होना चाहिए। जो यहाँ पे एक पर एक शिक्षक और ट्यूटर दिया है, यानी जो इस तरह के स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनके लिए एक ट्यूटर हायर करो। अनिवार्य विशेष शिक्षा होती है। उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप, किस तरह की रणनीति को बढ़ावा नहीं देने की बात कही गई है 2020 की पॉलिसी में। जुबेर जी, आप जो आंसर कर रहे हैं डी क्यों होगा? उपयुक्त तकनीकों का हस्तक्षेप तो करेंगे। सुटेबल टेक्नोलॉजी हो गया ना, सुटेबल टेक्नोलॉजी इंग्लिश में उसको देखिए, हिंदी क्या है, वो थोड़ी सी उसको जब हम लोग लेते हैं ना गूगल में करते हैं तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, तो जो निगेटिव वर्ड है उसको छांटना है ना, कि बढ़ावा नहीं दिया गया है विकलांग छात्रों के लिए, तो उनके लिए अलग से ट्यूटर हाई कर देना, ये गलत बात होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा कि सेकंड। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चिल्ड्रन लर्न बाय, बच्चे कैसे पढ़ते हैं? रीडिंग, लिसनिंग, सीइंग, डूइंग। आपको सही ऑप्शन चूज करके बताना है। बच्चे सीखते हैं पढ़ना, सुनना, देखना, करना। किस तरीके से बच्चे सीखते हैं, लर्न करते हैं, पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 सभी को शो हो रहा होगा, सभी आंसर करिएगा। 21 का 4, बहुत अच्छा फरा। हाँ, सभी के आंसर बिल्कुल राइट आ रहे हैं कि हम सब तरीकों से पढ़ना, सुनना, देखना, करना, हर चीज तरीके से बच्चे सीखते हैं, तो चारों ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने पर कुछ नियंत्रण लेने की अनुमति देना महत्वपूर्ण है। कारण जो दिया गया है, किसी के सीखने पर नियंत्रण रखने से सीखने पर नियंत्रण रखने से क्या होगा कि छात्रों को मदद मिलेगी कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। हाँ, करके सीखते हैं, पढ़ के सीखते हैं, लिख के सीखते हैं, तो जो चारों ऑप्शन दिया था वो सभी सही था हिमांक। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 का थोड़ा सा पढ़िएगा। इट इज इम्पोर्टेंट टू अलाउ स्टूडेंट टू टेक सम कंट्रोल ओवर देयर ओन लर्निंग। रीजन जो दिया गया है, टेकिंग कंट्रोल ओवर ओवर वंस लर्निंग हेल्प स्टूडेंट टू मेक डिसीजन अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यस, फर्स्ट इज द राइट आंसर कि ये सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। तो अभी तक जितने मेरे 22 हो चुके हैं क्वेश्चन, सभी अपने नंबर प्लस करते जाओ और मुझे बताते जाओ कि 22 में कितने आंसर आप लोग के सही हुए हैं। ठीक है, 22 हो गए हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंच गए हैं और सभी बताते जाना कि क्वेश्चन कितने आप लोगों ने सही कर लिए हैं। ओके, बबली का आ गया है 18। गुड। 23 का प्रियंका ने आंसर भी कर दिया, बहुत अच्छा। एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो अस्पष्ट हो, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो, बेहद जटिल हो और अर्थहीन हो। तो ये काफी इजी क्वेश्चंस है, तो आप आंसर सभी सही करोगे। ओके, चलिए सभी के मार्क्स दिख रहे हैं। हाँ, ये तो इजी था। 23 सभी सही करोगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छा। इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड ही होगा। 24 का देखिएगा। एक शिक्षक को उन गतिविधियों को डिजाइन करना चाहिए जो बढ़ावा देते हैं,
निराशा को, अभिसरण उत्तर को, अलग अलग सोच यानी अपसारी चिंतन को, या केवल याद रखना। A teacher should design activities which promote option होगा hopelessness, convergent answer, divergent thinking या फिर memory memorization। बहुत अच्छा, सबिता का 18 है। अच्छा, और ज्योति का 20, वेरी गुड। 24 का सी, बहुत अच्छा, सभी ने एकदम सही आंसर किया है। तो आज सभी काफी जोश में हैं और ठान कर आए हैं कि आज मुझे सही आंसर करना है। चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा। एक शिक्षक को समस्या सुलझाने की रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए छात्रों में। कारण जो दिया है, समस्या सुलझाने की रणनीतियां सीखने में सुधार करती हैं और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देती हैं। सही विकल्प चुनना है आपको। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। A teacher should facilitate the development of problem-solving strategies among students. Reason: problem-solving strategy improve learning and foster critical thinking. हाँ, 24 का भी सभी आंसर करने लगे हैं, वेरी गुड ज्योति। 25 का एक, तो ए इज द राइट आंसर, बहुत अच्छा। यहाँ पे हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए 27 का आंसर करिएगा। इट इज इम्पॉर्टेंट टू द मिसकॉन्सेप्शन एमंग स्टूडेंट। ऑप्शन है पहला क्रिएट, आइडेंटिफाई, इग्नोर या फिर प्रमोट। छात्रों के बीच गलत अवधारणाओं को करना महत्वपूर्ण है। बनाए रखना चाहिए, पहचान करनी चाहिए, अनदेखा करना चाहिए या फिर बढ़ावा देना चाहिए। बहुत अच्छा, बबली का 21 चल रहा है। ओके, चलिए बहुत अच्छा बबली। क्वेश्चन नंबर 27 का सभी आंसर करिएगा। एक क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया है तो कट जाएगा। बहुत अच्छा, पहचानना ही है हमें, उसको बनाए नहीं रखना, अनदेखा भी नहीं करना है और बढ़ावा भी नहीं देना है। तो बहुत अच्छा, सभी का आंसर सही आ रहा है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। छात्रों के बीच डर सीखने में काफी सुधार है, सीखने के लिए हानिकारक है, सीखने के लिए आवश्यक है या सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फियर एमंग स्टूडेंट इम्प्रूव लर्निंग significantly in detrimental to learning, is essential to learning, does not have any impact of learning। यस, 26 छूट गया है। सभी सी क्यों कर रहे हो? कभी आप डर के माहौल में बच्चों को कुछ सिखा सकते हो, कुछ पढ़ा सकते हो। ऐसा सभी क्यों कर रहे हो? डर के बीच में भी कभी कोई बच्चा सीखता नहीं है, ठीक है ना। और अगर उसने सीख भी लिया तो वो डर के मारे वो उस चीज को भूल भी जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है ना। मैंने देखा है किसने किसने सी आंसर किया है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, सीखने के लिए हानिकारक है। हम जितना फ्रेंडली रहेंगे बच्चों के साथ, बच्चे भी सीखेंगे उतनी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब के एजुकेशन में डर से नहीं पढ़ाना है, शिक्षकों को क्या करना है, एक मित्रवत यानी दोस्त, फ्रेंडली बिहेवियर करना है अपने स्टूडेंट के साथ, ठीक है। चलिए, पता नहीं सबने सी क्यों आंसर किया। चलो 29 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों को निपुणता सीखने के लिए प्रेरित करने की संभावना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू मोटिवेट स्टूडेंट टुवर्ड मास्टरी लर्निंग। ठीक है, बताइएगा। क्षमता माने योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, पैसे के लिए चाह, या फिर शक्ति यानी सत्ता के लिए चाह या आग्रह होना। क्वेश्चन नंबर 29 का सभी आंसर करना। ट्वेंटी नाइन का सभी आंसर करना। बहुत अच्छा, सविता +20, ज्योति बता रही हैं 25। ओके, ईश्वर राम जी का आंसर आ गया कि निम्नलिखित में से छात्रों को मोटिवेट करने के लिए क्या होता है, छात्रों की निपुणता सीखने के लिए प्रेरित करने की संभावना कब होगी। तो क्या करेंगे, आपके होगी योग्यता की चाह रखना, प्रसिद्धि के लिए आग्रह करना, पैसे के लिए आग्रह करना, या फिर शक्ति के लिए आग्रह करना। यस, 29 का जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, क्षमता या फिर योग्यता की चाह रखना। संभावना ज्यादा होगी जब बच्चों को हम मोटिवेट करेंगे। तो आपका राइट आंसर हमारा ए होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं। शिक्षक डैश द्वारा सार्थक सीखने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करके, छात्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करके, सामग्री को याद रखने का प्रचार करके, अवधारणाओं की समझ का मूल्यांकन करके। ठीक है, आंसर करिएगा फटफट, सभी करिएगा। थर्टी का बी कर रहे हैं, सभी बी कर रहे हैं। हाँ, बी भी ऑप्शन सही है, लेकिन अगर हम कहें तो क्या करेंगे, वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, कि बच्चों ने क्या समझा, कितना समझा, इसका मूल्यांकन करने के बाद हम उसका एक क्या करेंगे, उचित निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है ना। छात्रों के बीच सहयोग को इसने दो ऑप्शन इसीलिए दिया कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है ना। लेकिन जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, फोर्थ होगा, अवधारणाओं की समझ का मूल्यांकन करना है, यानी बच्चे ने कहाँ तक समझा। ठीक है ना, उसको हमने जान लिया। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे जो राइट आंसर लिया गया है वो डी को ही लिया गया है, कि हम बच्चे को पहले देख लेंगे कि बच्चों ने कितना समझा है, और समझने के बाद हम क्या करेंगे कि उसका मूल्यांकन करके हमने तो जान लिया कि बच्चे की कहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन है या बच्चा कहाँ पे गलत सीख रहा है, उसको हमने सुधार भी कर दिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट मानेंगे। समझे, अभी किसी को कोई दिक्कत है? ओके, टोटल 27 प्रश्न हल किए। ठीक है, आप लोग के लिए 30 क्वेश्चन कर दूं क्या मैं? एक क्वेश्चन मेरे से छूट गया है, तो मैं सोच रही हूँ क्वेश्चन और इन्वॉल्व कर ही दूं आप लोगों के लिए। करूं या फिर रहने दूं? अच्छा, एक क्वेश्चन का सभी आंसर करना कि किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बताइएगा, प्याजे हैं, बंडूरा हैं, पावलाव हैं, या फिर वाइगॉट्स्की हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन, सभी अपने नंबर फटाफट बता रहे हो। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। किस सिद्धांतवादी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरिस्ट, लैंग्वेज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। प्याजे, बैंडूरा, पावलाव या वाइगॉट्स्की।
23। ओके, 23 से आए हैं। ओके ओके, सभी आंसर करते जा रहे हो। चलिए। ओके, शाहीन भी बोल रही हैं यस मैम। ओके, मैंने 30 नंबर का कर दिया और सभी आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, माई बोल रही हैं दादाजी, बिल्कुल सही है, दादाजी ने ही भाषा को महत्वपूर्ण माना था, यानी लेव वायगॉट्स्की। हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो हो गए ना आज के पूरे 30 क्वेश्चन आप सभी के। ओके, अगर मैं ऑप्शन नहीं देती तो क्या सभी करते? अच्छा बताओ, बिना ऑप्शन के बताओ। निजी भाषा यानी जो प्राइवेट स्पीच की बात कही थी, वो किसके द्वारा कही गई थी? जल्दी बताओ। निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नहीं दूंगी, फटाफट बताना। 26। 26 आउट ऑफ 30 होता है, ठीक है ना? ओके ओके, सभी आंसर सही कर रहे हो। चलो, मैं इसमें ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, बताना कि निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच वाज फर्स्ट यूज्ड बाय किसके द्वारा बताई गई है? बताओ बताओ, बिना ऑप्शन के है ये। ओके, जया बता रही हैं। ओके, माई भी बता रही हैं, बहुत अच्छा। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, प्राइवेट प्राइवेट स्पीच की जो बात कही थी वाइगॉट्स्की ने, और ईगोसेंट्रिक की किसने बात करी थी? जो बच्चे अहम केंद्रितवाद करते हैं, जो खुद में बातें करते हैं, ये किसने कही थी? बताओ जल्दी से, जो अहम केंद्रिता की बात कही थी वो किसने कही थी? ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात किसने कही थी? मैं ऑप्शन नहीं दूंगी। ओके, इसका प्राइवेट स्पीच राइट आंसर लिव वाइगॉट्स्की है। ओके, प्याजे, बहुत अच्छा। जीन प्याजे। हाँ, इगोसेंट्रिक। बहुत अच्छा, बिल्कुल सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। मैं तो बस ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चन आपसे पूछ रही थी, चेक करने के लिए सभी भूल तो नहीं जा रहे हो। माही के दादाजी नहीं, इगोसेंट्रिक जो बात कही थी माही के दादाजी ने नहीं कही थी, नाना जी ने बोली थी, यानी प्याजे जी ने बोली थी। हाँ, सबिता बोल रही है प्याजे, हाँ फरब प्याजे, बहुत अच्छा। तो ये दोनों स्पीच को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहानी के थ्रू भी दे देता है, बस नाम बदल देता है, कहीं वाइगॉट्स्की लिख देते हैं, कहीं प्याजे लिख देते हैं, तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाले आए थे, तो ध्यान में रखिएगा कि प्याजे के संदर्भ में बात हो रही है या फिर आपके वाइगॉट्स्की के। ठीक है? तो कैसा लगा आज का सभी को सेशन? जितने लोग जुड़े हो सभी लाइक करते जाना, और कल की क्लास में सब जरूर आना, और सब दिन की क्लास हमारी बहुत अच्छी चलने वाली है, और अच्छे से करेंगे तैयारी, और सभी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, बहुत अच्छा सभी ने स्कोर किया है। मेरे लिए तो सभी अच्छे हो, आप सभी अच्छे हो। कल की क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है? चलिए, बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू। कल मिलते हैं।